देखो, कुछ गलत करने से अच्छा कुछ ना करना होता है। यार मेरे को लगता था कि सेकंड वेव के दौरान हिंदुस्तान में लोगों की मानसिकताओं में बहुत चेंजिंग आएगी, पर मुझे एक बात की खुशी है कि मेरी जो चैनल की कम्युनिटी बन रही है वो 80 to 90% इंटेलिजेंट लोगों की बन रही है, क्योंकि वो लोग बहुत हद तक इस बात को समझ पा रहे हैं। जो कम IQ वाले लोग होते हैं उनकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कट्टर बनने की। एक ट्रैवलर होना और एक टूरिस्ट होना में फ़र्क होता है, पर इंडिया एक नहीं है। इंडिया के अंदर 1000 इंडिया बसता है। कम पैसों में अच्छी जगह पे रहें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। यूट्यूब चैनल ही अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हो सकता है ये यूट्यूब चैनल ही मेरा फाइनेंसर बन जाए। आपने तो चुन लिया कि आप मुझसे मिलना चाहते हो, मैं भी तो डिसाइड करूँगा ना कि मैं किससे मिलूँगा। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई थी, वो इसलिए नहीं चलाई थी क्योंकि रिकॉर्ड बनाना है, किसी को पता भी नहीं था। 5 बार नेपाल गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ कई बार, और इंडिया में मैंने ट्रैवलिंग करी है। काठमांडू से दिल्ली तक साइकिल चलाई है, कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल चलाई है, और भी गोवा के अंदर आया था तो 1000 किलोमीटर साइकिल चलाई थी, गोवा के जंगल कटने के मोल्लेम प्रोटेस्ट के नाम पर। लोग बार बार कहते हैं ठीक है यार, विचार का अपग्रेड होना वो सब ठीक है, पर उससे पैसा तो नहीं आएगा ना। पैसे आ जाए पहले, दिमाग और नॉलेज तो अपने आप आ जाएगी। मेरा सिंपल सा फंडा है कि इंटेलिजेंट व्यक्तियों से मैं मिलूँ, उसके लिए मुझे 20 किलोमीटर भी दूर जाना पड़ जाएगा, उससे मिलने के लिए मैं मिलूँगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला था कुछ दिनों पहले, आज से लगभग 5-6 दिन पहले, वाई आई शिफ्ट इन गोवा। उसमें मैंने ये बताया था कि भी दिल्ली से गोवा शिफ्ट होने के कारण क्या है। तो उसमें मैंने डिटेल में कुछ, वो 26-27 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में ये बताया था आपको कि भी मतलब किन रीज़न्स को मैंने आधार बनाया। उसमें चाहे वो दिल्ली का पॉल्यूशन हो, दिल्ली का एक्साइटमेंट लेवल हो, जो पब्लिक के अंदर एग्रेशन है, जो ट्रैफिक है, जो बहुत खाने की क्वालिटी, लोगों के सोचने का तरीका, दिखावा, धर्म को लेकर के पब्लिकली उसके ऊपर अड़ना, बढ़ती कट्टरपंथी जो है हर एक के अंदर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर को नहीं निशाना कर रहा हूँ। तो वो वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी उसको देखा, काफ़ी इंटेलिजेंट कमेंट भी आए कि मतलब कुछ ने उससे डिसएग्री किया, पर बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया। मैंने उनके जवाब भी दिए, आप कमेंट पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने उसको एग्री भी किया कि नहीं आपकी बात सही है, आपने बहुत वैलिड पॉइंटों को पिक किया है, रीज़न बनाया है। उसके बाद मैंने उसके अगले दिन मैंने वीडियो डाला कि कैसे शिफ्ट हुआ। ये तो हो गया कि माइंडसेट क्यों चेंज हुआ, फिर कैसे शिफ्ट हुआ। उसके बाद मैंने उसमें ये सब बताया कि क्या क्या प्रोसेस रहा था मेरा यहाँ आने का। फिर मैंने आपको उसके बाद मैंने कहा कि मैं अब इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने कहा इसमें मैं ये बताऊंगा अब अगले वीडियो में कि यहाँ का 1 साल कैसे गया, यहाँ मैंने क्या कैसे कमाता हूँ, कैसे खर्चा चलता है, कैसे लाइफ कैसे बीती और क्या प्लानिंग थी। तो कई कमेंट आएगी यार आपने ये नहीं क्लियर किया कि आप खर्चा कैसे चलाते हो, आपने ये नहीं क्लियर किया कि अगर, और आप जिस तरीके का आपने एक्सप्लेन किया कि दिल्ली से किराया आता है और यहाँ का किराया निकलता है, तो आप तो एक सर्वाइवल लाइफ जी रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आए जो वैलिड क्वेश्चन भी थे। कुछ लोगों ने बेतुके ऊट पटांग उसको एक कंजर्वेटिव थॉट के हिसाब से, संकुचित मानसिकता के हिसाब से देखा। नहीं आप नॉर्थ इंडिया को ब्लेम कर रहे हो। नहीं अरे वो आप गोवा, अगर आप नॉर्थ इंडिया पे उंगली उठा रहे तो गोवा कौन सा अच्छा है, गोवा में भी तो ये होता है। मैंने कब बोला कि दुनिया में कोई भी जगह, दुनिया की किसी भी जगह पे कोई भी जगह 100% अच्छी नहीं है और कोई भी जगह 100% ख़राब नहीं है। केवल परसेंटेज का फ़र्क होता है। जब आपके पास ख़राब में से ही आपको चुनना है तो आप कम ख़राब को चुनते हो। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं जहाँ रह रहा हूँ ये बहुत बढ़िया जगह है, या यही सिर्फ एक बढ़िया जगह है, या ये सबसे बढ़िया जगह है। ये जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ के कंपैरिजन के अंदर ये कई मामलों में बहुत आगे है, जैसे पॉल्यूशन, जैसे ट्रैफिक, जैसे आबादी, ये सब चीज़ें। फिर लोगों का सोचने का तरीका, लोगों का रिजर्व रहना, बड़ी बड़ी बातें ना करना, ये सब चीज़ें। ऐसा थोड़ी कि गोवा में क्राइम नहीं होता है या गोवा में, पर अगर आप गोवा के क्राइम को कंपेयर करो आप नॉर्थ इंडिया से, गोवा में जो फीमेल्स को देखने का नज़रिया और नॉर्थ इंडिया में जो फीमेल्स को देखने का नज़रिया, आप कंपेयर कर लो उनको। रिलीजन को ले लो, यहाँ पर आज तक कोई जातिवाद दंगे नहीं हुए, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ पे जो ईसाई है, जो कैथलिक हैं, जो हिंदूज़ हैं, सब रह रहे हैं, मिल बांट के रह रहे हैं। कौन किसके पास, किसी के पास भी जॉब कर रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो उसको लोगों ने कहा नहीं अरे अच्छा, तो कहीं और चले जाते, कुछ हो जाता। तो अब देखो, जब आप एक
लेवल पार करोगे आईक्यू लेवल का, या पढ़ोगे कुछ ऐसी साइकोलॉजी वगैरह या यूपीएससी मटेरियल पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो उसमें एक चीज़ होता है कि जो कम आईक्यू वाले लोग होते हैं उनकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कट्टर बनने की। उनकी सोच कट्टर होती है, संकुचित होती है, नहीं नहीं हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना, हमें दूसरा पक्ष जानना ही नहीं है, जो हम जानते हैं वही सही है, वही सही है। मैंने कभी मैंने चाणक्य नीति का एक एग्जाम्पल दिया कि चाणक्य ने ये बात बोली, तो मैंने कभी नहीं बोला कि चाणक्य की सारी बात सही है या मैं सारी मानूंगा। चाणक्य ने जो बातें 2500 साल पहले बोली है, 2500 साल में दुनिया कितनी बदल गई है। सभी बातें देखो, शरीर को स्वस्थ रखना है, ये 5000 साल पहले भी बात बोली जाए, 10,000 साल पहले भी बोली जाए, या आज से 10,000 साल बाद भी बोली जाएगी, तो ये तो प्रायोरिटी रहेगी। अच्छा भोजन खाना चाहिए, ये इसके लिए तो कोई ये नहीं है ना। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस काल के हिसाब से सही रही होंगी, अब नई जरूरत रहेगी। ऐसी गीता में 18 अध्याय 701 श्लोक है। मैं बोलता हूँ कि उसमें बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो अभी आपके काम के नहीं है, पर जिन लोगों ने कभी कुछ किया नहीं है, तोते की तरह गीता रट ली, 18 अध्याय 701 श्लोक रट के बैठ गए प्रवचन देने, तो वो तो एक ही बात मानते हैं ना, क्योंकि उनका पेशा है, तो वो एक ही बात मानते हैं कि नहीं जो भी कुछ है गीता ही सब कुछ है। तो मैंने कभी नहीं बोला कि गीता में कोई चीज़ें ख़राब है या आपको ख़राब बोली गई है, ख़राब उद्देश्य से बनाई गई है। हर चीज़ के वक्त के साथ में अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आने वाले हज़ारों साल तक काम आएंगी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उस समय के दौर में थी पर आज वो दौर नहीं है। लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों की इच्छाएँ, सोचो ना, गीता अगर हम बात करते हैं कि 5100 साल पहले गीता लिखी गई, पर वेद व्यास ने गीता लिखी, ठीक है, तो गीता जो है वो महाभारत का एक पार्ट है, उपनिषद है। तो उस समय हम अगर आज की बात करें तो 5000 साल पहले हम माने तो ना इंटरनेट था, ना मोटर इंजन का आविष्कार हुआ, ना पहिए का आविष्कार हुआ, ना कुछ हुआ। मतलब 5000 साल पहले हमारे को सिंधु घाटी की सभ्यताएं, यही सबसे पुरानी सभ्यताएं मिलती हैं। थोड़ा और अगर आप बारीकी में जाओगे तो, पर ठीक है, हर आदमी की एक अपनी वो होती है, मैं उसमें नहीं है। पर जब संकुचित मानसिकता वाले लोग कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उनको अपनी बात समझाने की, पर उनकी भाषाएँ बड़ी अजीब सी होती हैं। तो कमेंट सुन के आप बड़े हैरान हो जाते हो कि यहाँ क्यों आया है, फिर हिंदुस्तान से ही बाहर चले जाता। अरे बॉस, जो पक्षी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो यात्री होते हैं, उनके लिए कोई देश या कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, वो यात्राएं करते रहते हैं। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो संत महात्मा हैं, आपके जो भगवान हैं, उन लोगों ने भी यात्राएं करी हैं। कहाँ से कहाँ तक यात्राएं करी हैं, आप देख लो ना, किसी भी को अपने माइथोलॉजी में किसी भी कैरेक्टर को उठा के देख लो। आज हम कहते हैं कि पाकिस्तान ख़राब है, पर आज से 70-80 साल पहले पाकिस्तान तो था ही नहीं, हिंदुस्तान था वो, तब वो हिंदुस्तान अच्छा था। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो कश्मीर आज भी गया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ के लोग गलत हो सकते हैं, कुछ लोगों की सोच गलत हो सकती है, ऐसा थोड़ी। बांग्लादेश भी तो हिंदुस्तान था, अफगानिस्तान तक था हिंदुस्तान। तो बाउंड्रीज अलग चीज़ हो गई, और एक चीज़ को देखने का नज़रिया अलग चीज़ हो गई। ट्रैवलिंग करने से आपका दिमाग खुलता है, बेस्ट वे है। तो मैंने इसलिए ट्रैवलिंग का एक फ़ैसला किया। तो गोवा में जब मैं आया 1 साल पहले, तो मेरी कुछ प्लानिंग थी, मैं अपनी वो प्लानिंग शेयर करता हूँ कि मैं ये सोच के आया था कि मैं गोवा में आऊँगा। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक कैफ़ेटेरिया की जगह देख रखी थी कि भी मैं आऊँगा और मैं वो जगह रेंट पे लूँगा, उस जगह पे एक छोटा सा एक कैफ़े बनाऊँगा। वो कैफ़े एक इस टाइप का होगा कि जिसकी थीम ही पूरी इस बेस पे रखी जाएगी, जहाँ पे लोग आएंगे, बैठेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और बदले में कुछ खाएंगे पिएंगे। मुझे अपनी डेली इनकम से ज़्यादा इस बात का फोकस था कि जो लोग आएंगे जाएंगे, उससे जो आपके विचारों को, जो आपको सीखने को मिलेगा ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बार बार कहते हैं ठीक है यार, विचार का अपग्रेड होना वो सब ठीक है, पर उससे पैसा तो नहीं आएगा ना। मेटलिस्टिक की तो ये प्रॉब्लम है ना, जबकि वो नहीं जानते कि विचार जब डेवलप करते हैं तो पैसा सबसे छोटा रिजल्ट होता है आपके पास आने का। पर लोगों का मटेरियलिस्टिक लोगों का मानना ये होता है कि पहले पैसा आ जाए, फिर हम किताबें भी पढ़ लेंगे फार्म हाउस में बैठ के, फिर हम यात्राएं भी कर लेंगे। आप जितनी मर्जी यात्राएं कर लो, कभी भी यात्राओं से देखो, टूरिज़्म, एक ट्रैवलर होना और एक टूरिस्ट होना में फ़र्क होता है। मैंने एक इसके ऊपर वीडियो भी बना के डाला है। टूरिस्ट अलग हो गया और ट्रैवलर अलग हो गया। पर्यटक और यात्री के बीच में फ़र्क समझो। आप गए, आपने 100 देश घूम रखे हैं, पर एज ए पर्यटक घूमे, एज ए टूरिस्ट घूमे, आपका माइंड उस लेवल का अपग्रेड नहीं होगा। आपके पास इन्फॉर्मेशन तो आएंगी पर नॉलेज नहीं आएगी। पर आप एज ए ट्रैवलर उसको घूम रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, वो कर रहे हो, तो उसका एक अलग वो होता है कि आप गए कहीं पे 4 दिन 3 रातों का पैकेज लिया और आके कह दिया जी मैं तो सिंगापुर भी गया हूँ, मैं मलेशिया भी गया हूँ, मैं यहाँ भी गया हूँ, मैं वहाँ भी गया हूँ। तो इससे आपका दिमाग अपग्रेड नहीं होगा।
अगर ऐसा होता तो फिर जितने भी पायलट हैं, जितने भी और इस तरह के जो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो वो तो सबसे इंटेलिजेंट होने चाहिए थे। ऐसा नहीं होता, बात होती कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर की। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा वो कैफ़े खोलूँगा, उस कैफ़े से थोड़ी बहुत अर्निंग भी होगी और बहुत सारे लोग बैठेंगे एक जगह पे, किताबें रखूँगा वहाँ पे अच्छी अच्छी, वो लोग बातें करेंगे, कोई किसी कंट्री का है, कोई किसी कंट्री का है, तो वो अपनी अपनी कंट्री के अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ऐसा मैंने नेपाल में भी, जब मैं रहता था 2-2 महीने, तो नेपाल में क्या होता था कि मैं होम स्टे में रहता था, तो सारे सुबह का नाश्ता बैठ के एक साथ करते थे, तो वहाँ पे अलग अलग कंट्री के लोग होते थे। ऐसे ही सेम मैंने श्रीलंका में किया। श्रीलंका में भी जब मैं रहा तो वहाँ पर भी एक जो डाइनिंग एरिया होता है, उस एरिया में हम सब लोग अलग अलग कंट्री के लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कितने लोग डेली चेकआउट कर रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि अच्छा ये भी दुनिया है, इस कुएं के बाहर भी दुनिया है। तो उस सोच के आया। पर हुआ क्या कि जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन के खुलने पे मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मतलब जब तक वो जो कैफ़ेटेरिया था जो मैंने लेना था, वो जिसका चल रहा था और जिसने कहा था कि हम इसको बंद करा रहे हैं और आप ले लेना, वो बंद तो हो गया, पर उन्होंने उसको अपने प्राइमेसेस में ऐड कर लिया, तो वो पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई। मैंने कहा सेम चीज़ मैं कहीं और जगह लेके नए तरीके से शुरू करूँगा। फिर जब तक ये चीज़ें जगह सर्च करता, प्लानिंग बनाता, फ़ंड का अरेंज करने की सोचता, तब तक सेकंड वेव आ गई। फिर गोवा 3-4 महीने के लिए पूरी तरह बंद हो गया, और वो सेकंड वेव के दौरान इंडिया में क्या हुआ आपको मालूम है। उसके बाद सेकंड वेव के बाद में मतलब जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत बैकअप था वो सारा मेरा सेकंड वेव के दौरान चले गया, क्योंकि मेरे जो दिल्ली की प्रॉपर्टी से जो रेंट आता था वो आना बंद हो गया। इवन अभी तक भी आधा ही रेंट आता है, तो वो सब पैसे भी ख़त्म हो गए, तो वो इसलिए वो चीज़ें डिले हैं। अब लोग जो कह रहे हैं कि आप सर्वाइवल मोड में हो, तो हाँ बिल्कुल सही है, सर्वाइवल मोड में है, पर कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल क्लियर है क्या करना है और कब करना है। टाइमिंग की वेट कर रहा हूँ और परिस्थितियों की वेट कर रहा हूँ, और हाथ पैर नहीं मार रहा हूँ, पैनिक नहीं कर रहा हूँ, जल्दबाजी में नहीं हूँ, मतलब क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो फ्यूचर प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे एक जगह लेनी है, एक हॉस्टल खोलना है, बहुत सस्ते रेट पे लोगों को, बहुत अच्छे लोगों को रहने की जगह प्रोवाइड करनी है, जहाँ पे अलग अलग एरियाज़ के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग कंट्री के लोग आके बैठे, कम पैसों में अच्छी जगह पे रहें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, उनका वर्क प्लेस बनाऊँ मैं वहाँ पे वो सब। तो वो चीज़ मैं जल्दी करूँगा जब मेरे को उसके लिए थोड़े से फ़ंड अरेंज होंगे, क्योंकि मेरा अपना फ़ंड जो था, थोड़ा बहुत बैकअप था, वो ख़त्म हो गया, और इसलिए मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर है, कन्फ्यूज़न नहीं है, पैनिक मैं कर नहीं रहा, ठीक है। अपनी नॉलेज को मैं आज भी बढ़ा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और यूट्यूब पे लोगों को सिखा रहा हूँ। इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी कसिनो चले जाता था कि नए नए लोगों से मिलना हो। वहाँ पे जो चीज़ें मेरे को मालूम थी, मैंने कहा लोग की हालत तो बहुत ख़राब है कसिनो में, ये तो मतलब 80-90% हार रहे हैं, तो मैंने कहा कि इनको मैं नॉलेज देता हूँ। अब एक एक के कान में जाके बोलने से अच्छा मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था यूट्यूब का, तो मैंने यूट्यूब से बोलना शुरू किया, उससे बहुत रिस्पॉन्स आया, लोगों को, बहुत लोगों के लॉसेस रुके, लोगों को बेनिफिट हुआ। थोड़ा बहुत मेरा यूट्यूब चैनल भी उठ रहा है, हो सकता है कि ये यूट्यूब चैनल ही, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हो सकता है ये यूट्यूब चैनल ही मेरा फाइनेंसर बन जाए। और तो कई लोगों का ये मानना है कि अरे आप तो सोशल हो गए तो इससे अर्निंग नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के साथ समस्या क्या होती है, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, उनको सब कुछ लगता है कि मतलब कि पैसे आ जाए पहले, दिमाग और नॉलेज तो अपने आप आ जाएगी। अब देख लो ना, सेकंड वेव के दौरान क्या करोड़पति नहीं मरे। तो कई लोग बोलते हैं आपने गोवा को ही क्यों चुना, अभी कईयों का ये भी कमेंट आया कि आपने गोवा को ही क्यों चुना, तो मैंने शायद उसमें भी बताया था, मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि बॉस गोवा ही इकलौती या सबसे खूबसूरत जगह नहीं है, गोवा से भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अच्छी जगहें मौजूद हैं। गोवा भी अच्छा है तो और भी अच्छी जगहें हैं, दिल्ली के 300, 400, 500 किलोमीटर में भी है। पर गोवा को चुनने का कारण क्या था, गोवा और गोवा से नीचे के एरिया को मेरे को चुनना था। उसका कारण ये था कि मैं एक ऐसी स्टेट चुनना चाहता था जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़े गर्मियों में और बहुत ज़्यादा सर्दी ना पड़े सर्दियों में, एक अनुकूल बैलेंस रहे। तो उसमें गोवा और गोवा से नीचे के एरियाज़ रहते थे। मुंबई में रहा हूँ बहुत साल, और अब मुंबई और दिल्ली में कोई ख़ास फ़र्क तो है नहीं, पॉल्यूशन और ट्रैफिक में और एग्रेशन में और वो रैट रेस में, चूहा दौड़ में। तो मैंने मुंबई को तो रिजेक्ट कर दिया कि मैं मुंबई में नहीं रहना है।
बाकी अगर साउथ में चले जाता तो वो सीधा ही एक डिफरेंट लैंग्वेज प्रॉब्लम आती, डिफरेंट एकदम कल्चर हो जाता। गोवा थोड़ा सा जाना पहचाना था क्योंकि मैं 4-5 बार पहले आ चुका था, तो और गोवा में मोस्टली लोगों को हिंदी आती है और मैं तो कई बार आ चुका था। अच्छा, मुझे तो आप कहीं भी डाल देते, मैं तो वहाँ पे भी खुश रह लेता, पर जब मुझे फैमिली के साथ शिफ्ट होना था तो मैं चाहता था कि कोई ऐसी जगह से शुरुआत हो जहाँ से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी मेंटेन रहे, उनको एकदम वो ना लगे। तो गोवा से मैंने शुरुआत करी। मैंने गोवा में हॉस्टल खोलना है, तो पर ये थोड़ी कि इसका मतलब कि मैं हॉस्टल खोलूँगा तो मैं ज़िंदगी भर गोवा में ही रहूँगा। मैं बहुत एक बेस गोवा बन सकता है, जैसे दिल्ली एक मेरा बेस है, ऐसे एक बेस गोवा बन सकता है। यहाँ पे हॉस्टल खोलूँगा, यहाँ के लोकल्स को साथ में जोड़ूंगा, उन्हें भी इनकम सोर्स बनेगी, मुझे भी। कोई नौकर मालिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, हर एक उसमें मालिक होगा और गोवंस को भी उसमें बेनिफिट होगा, मतलब गोवंस को ही साथ में जोड़ूंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जिस जगह पे आप रहते हो, अगर मैं गोवा में हूँ तो गोवा में अब यही काम मैं अगर पौंडीचेरी में करूँगा तो वहाँ के लोगों को जोड़ूंगा। और यही गवर्नमेंट की भी तो यही सोच होती है, तभी तो वो आरक्षण निकालती है स्टेट लेवल पे भी कि इतनी नौकरियां हम अपने लोकल्स को देंगे, क्योंकि ज़रूरी भी होता है। अब तो क्या होगा अगर ऐसा ना हो तो सारे के सारे लोग अच्छी जगहों पे आके बस जाएंगे, और जो अच्छी जगहों में मूल जो वहाँ के सिटीज़न है रहने वाले, वो परेशान हो जाएंगे। वो क्या करेंगे? अब अगर मान लो सारा बिहार, यूपी, दिल्ली, गोवा में आके बस जाएगा तो क्या गोवा वाले बिहार, यूपी में चले जाएंगे? या जा सकते हैं, या उनको जाना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे कुछ समस्याएं होंगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, तभी तो लोग बिहार, यूपी से मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पूना, गुड़गांव जाते हैं नौकरी करने। कुछ केरला के अंदर समस्या होगी तभी तो वहाँ के लोग ज़्यादातर यूएई जाते हैं जॉब करने के लिए। कुछ पंजाब में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होगी तभी तो पंजाबी लोग कनाडा और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जॉब करने या पढ़ने के बहाने। तो ये चीज़ें आप समझो। कई लोगों ने बोला इंडिया एक है, कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी काम कर सकता है। बॉस, ये एक मायने में तो ठीक है, पर इंडिया एक नहीं है। इंडिया के अंदर 1000 इंडिया बसता है। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई थी, वो इसलिए नहीं चलाई थी कि वो रिकॉर्ड बनाना है, किसी को पता भी नहीं था। शुरू करने के बाद तो मैंने अपने दोस्तों को बताया था रास्ते में से, कि सीखने को मिला। तो आपको मालूम पड़ेगा हिंदुस्तान के अंदर हर 10 कदम पे पानी बदलता है, हर 10 कदम पे लोग बदलते हैं, सोच बदलती है, पहनावा बदलता है, भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है, लैंग्वेज, जो भी चीज़ है हर चीज़ बदलती है। एक दक्षिण भारत का ब्राह्मण है, एक कश्मीरी पंडित है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाम के लिए दोनों हिंदू है, दोनों पंडित है। बिहारी पंडित है वो अलग है, असमी पंडित है वो अलग है। आसाम के अंदर शायद एक मंदिर है जहाँ पे शंकर भगवान के मंदिर पे एक बलि प्रथा चलती है आज भी, और प्रसाद के रूप में बकरे की बलि दे करके प्रसाद के रूप में उसका मटन खिलाया जाता है। वो भी तो हिंदू मंदिर है। तो इस बात को समझो कि एज ए मैप, एज ए डिप्लोमेटिक तरीके से तो हिंदुस्तान का नक्शा हमने बना लिया कि ये इंडिया है जी, कोई भी कहीं जा सकता है। तो इंडिया में तो पीओके भी आता है, तो आप चले जाओगे पीओके? आप नहीं जा सकते ना। और मैं करूँगा कि यार आप लद्दाख में जाके नौकरी कर लो या वहाँ जाके बिजनेस शुरू कर लो, जहाँ पे पॉपुलेशन ही बहुत कम है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही कम है, जहाँ पे कुदरती आपदाएं बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ पे आप कैसे काम करोगे? आप क्या, कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैदानी इलाकों में, पहाड़ी लोग मैदानी इलाकों में आते हैं, मैदानी इलाके के लोग अच्छे डेवलप सिटीज़ में जाते हैं। हर जगह पे मेट्रो सिटीज़ क्यों बनी हुई है? इसीलिए तो बनी है। तो ये आप समझो ना कि 2 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है दिल्ली की, और 15 लाख आबादी गोवा की है। गोवा की आबादी कितनी है आज की डेट में? 15 से 16 लाख गोवा की आबादी है। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे कनाडा हिंदुस्तान से कितने गुना बड़ा है क्षेत्रफल में, आप देखो। और कनाडा की आबादी पंजाब से बराबर होगी या 1.5 गुना होगी, पर कनाडा का पूरा क्षेत्रफल हिंदुस्तान के 3 गुना है। तो आप वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आधा इलाका तो वहाँ पे -डिग्री के टेम्परेचर में रहता है, बर्फीली जगह है। तो ये कह देना कि हिंदुस्तान एक है, आप रह लो, तो सारे के सारे हिंदुस्तान में तो लद्दाख की पहाड़ियाँ भी आती है, पहाड़ों पे जाके रह लोगे? उत्तराखंड के लोगों को क्यों नीचे उतरना पड़ रहा है? क्यों उत्तराखंड के लोगों को मैदानी इलाकों में आना पड़ रहा है? क्योंकि उनकी मजबूरी है ना कि वहाँ पर कुदरती आपदाएँ आती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, गवर्नमेंट की सुविधा नहीं पहुंच पाती है, कई महीनों के लिए वो कट जाता है बाकी इलाकों से। राशन पानी के लिए सेना की मदद लेनी पड़ती है। बिहार में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, लोग 6 महीने साल भर मकान बनाते हैं, फिर बाढ़ में सब बह जाता है, और ये सालों साल से चल रहा है प्रोसेस। अब वो लोग शहरों में जाके नौकरी नहीं करेंगे, मजदूरी की, तो क्या करेंगे? और नेताओं की इच्छा शक्ति कितनी है वो आप भी जानते हो। पर ये घर में बैठ के, कंफर्टेबल जोन में बैठ के मोबाइल में कमेंट कर देना कि हिंदुस्तान एक है, कोई भी कहीं जा सकता है। अब मान लो कोई मूल निवासी है वहाँ का, भले ही वो हिंदुस्तान के अंदर की ही जगह है,
तो वो वहाँ पर अगर वो अच्छी जगह है तो सारे के सारे लोग अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनके लिए भी समस्या है, और उन लोगों के लिए भी। दिल्ली में देखो ना, पतली पतली गलियाँ बनी हुई हैं लक्ष्मी नगर में, जमुना पार जो दिल्ली का ईस्ट दिल्ली का इलाका है, एक एक 4-4 मंजिल के मकान बना रखे हैं, गली ऐसी कि गाड़ी नहीं जा सकती उसके अंदर। कहाँ से आए? दिल्ली में मूल निवासी कितने? दिल्ली में 70% से ज़्यादा लोग तो बाहर से आके बसे हुए हैं, कोई 1 पीढ़ी पहले, कोई 2 पीढ़ी पहले, कोई 3 पीढ़ी पहले। दिल्ली में लोकल लोग है कहाँ? मुंबई में महाराष्ट्रियन लोग ही तो लोकल है, मुंबई कर जो है, बाकी कौन है? गुजराती, पंजाबी सब बाहर से आके बसे हुए हैं। जितना लेबर क्लास है सब वो यूपी बिहार के उन इलाकों से आया हुआ है जहाँ पे सुविधाएं नहीं है। अब महाराष्ट्रियन लोगों को अगर प्रॉब्लम होगी तो वो आवाज़ उठाएंगे ना। कई बार इस मामले में कुछ गलत तरीका भी होता है आवाज़ उठाने का, या गलत वजह से भी आवाज़ उठाई जाती है। इसका हल ये नहीं है कि आपको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, इसका हल ये है कि हर स्टेट को डेवलप किया जाए बराबरी के तरीके से। और अगर आप जो लोग ये बात बोलते तो फिर क्यों जाते हैं इंडियंस यूएई में जॉब करने, सऊदी में क्यों जाते हैं, वो कनाडा में जॉब करने क्यों जाते हैं? वो सारा पंजाब कनाडा में बसा हुआ है। वैंकूवर में, जो वो वैंकूवर कह रहा हूँ, ब्रैम्पटन में जाके देखो, उसको मिनी पंजाब बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके देखो, इंग्लैंड में जाके देखो, क्यों ये पंजाबी वहाँ गए हैं? क्यों केरला के लोग सारे के सारे गए? क्यों गोवा के लोग भी दुबई वगैरह में जाते हैं? मेरे लैंडलॉर्ड के बेटे खुद दुबई में जॉब करते हैं। अगर ये जो आपकी सोच है, अगर ये उन देशों के लोगों ने सोच बना दी, क्योंकि कोई भी दुबई का आदमी तो इंडिया में आकर नौकरी करता नहीं, बिजनेस करता नहीं है। कनाडा का आदमी कोई आकर के इंडिया में नौकरी करता है, अमेरिका का कोई आदमी आकर यहाँ पे नौकरी करता है, पर आप लोग वहाँ जाते हो क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ से बेहतर है। अगर वो लोग आपकी तरह सोचने लग जाए तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान भर जाएगा। यहाँ पे अपने जो रह रहे हैं उनके लिए तो नौकरियाँ हैं नहीं। तो ऐसी विचारधारा रखने से पहले आपको दोनों पक्ष को सुनना पड़ेगा। डोंट बी बायस कि नहीं हमारी ये सोचे दैट्स इट। तो वो एक आईक्यू लेवल का एक लेवल होता है, उसमें एक होता है कि हमें नहीं जानना, हम तो ये है जय श्री राम और देशभक्त बस। अब जय श्री राम नौकरी तो नहीं दे सकते ना, जय श्री राम आपके धर्म को मजबूत तो बना सकते हैं, पर जय श्री राम आपको जॉब नहीं ऑफर कर सकते। जॉब के लिए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक अच्छी विल पावर की सरकार चाहिए। यार मेरे को लगता था कि सेकंड वेव के दौरान हिंदुस्तान में लोगों की मानसिकताओं में बहुत चेंजिंग आएगी, पर मुझे एक बात की खुशी है कि मेरी जो चैनल की कम्युनिटी बन रही है वो 80 to 90% इंटेलिजेंट लोगों की बन रही है, क्योंकि वो लोग बहुत हद तक इस बात को समझ पा रहे हैं। और जो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं उनकी बातों से, शब्दों से भी ये मालूम पड़ जाता है कि वो लोग इंटेलिजेंट हैं। आप 5-10% है मोटी बुद्धि के कि भाई अरे ये वहाँ चले जाता और ये क्या कर रहा है। एक ने, अब आपको कमेंट बताओ, बड़े मज़ेदार कमेंट है। एक ने कहा कि आप गोवा में इसलिए हो क्योंकि वहाँ पे सस्ती बियर शराब है। एक ने कहा अरे सर जी लड़कियाँ सस्ती शराब क्यों बेकार के बातें कर रहे हो कि चाणक्य नीति में लिखा है और दिल्ली में ये समस्याएं हैं। हाँ, एक ने बोला कि क्या पता नहीं जुआ खेलने के लिए या पता नहीं ऐसा कुछ बोला। बड़े अजीबोगरीब कमेंट आते हैं, सुन के बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, एक ने बोला आप जानवरों से इसलिए ज़्यादा प्यार करते हो कि जिस इंसान को जीवन में प्यार नहीं मिलता वही जानवरों से प्यार करता है। अब इस कमेंट का मैं क्या रिप्लाई करूँ, हंसूँ, इस पर क्या बोलूँ, सोचो। और अगर आप लोग मुझसे नंबर मांगते हैं, फ़ोन नंबर दे दो, अपने घर का एड्रेस दे दो। अगर मैंने उनको 2 बार में नहीं दिया, 3 बार में नहीं दिया, तो वो फिर उनकी भाषाएं बदलने लग जाती हैं। आप मुझे बताओ कि मैं पब्लिकली अपना नंबर दे सकता हूँ? और मेरे पास तो नंबर भी नहीं है, मैं तो सिर्फ इंटरनेट यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना कोई फ़ोन करता है ना मैं किसी को फ़ोन करता हूँ। तो उनको नंबर चाहिए, उनको एड्रेस चाहिए। कॉमन सेंस लगाओ, कोई आदमी पब्लिकली अपना नंबर एड्रेस देगा? एक बार गलती से फेसबुक पे नंबर रह गया था कोई पुराना, लोगों के इतने फ़ोन आने लग गए थे, फिर उसी में से किसी ने फ़ोन करके बोला कि भाई वो नंबर हटाओ। आप वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप विचारों से सहमत हो या असहमत हो, वो चीज़ें ठीक है। अभी थोड़ी कि अभी गोवा में कितने लोग नंबर मांगते, कितने लोग मिलना चाहेंगे। आपने तो चुन लिया कि आप मुझसे मिलना चाहते हो। मैं भी तो डिसाइड करूँगा ना कि मैं किससे मिलूँगा। मुझे आपके शब्दकोश से अंदाज़ा हो जाता है कि ये व्यक्ति में कितना आईक्यू लेवल। मेरे पास पर्पस क्या आप लोगों से मिलने का? मैं कोई सामान थोड़ी बेच रहा हूँ कि आप लोग आओगे मेरी दुकान पर मैं सामान बेचूंगा। मेरा सिंपल सा फंडा है कि इंटेलिजेंट व्यक्तियों से मैं मिलूँ, उसके लिए मुझे 20 किलोमीटर भी दूर जाना पड़ जाएगा, उससे मिलने के लिए मैं मिलूँगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाऊँगा। नए आदमी से मिलना, हर आदमी एक किताब है, चलती फिरती किताब है। जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ोगे उतना आपका मानसिक विकास होगा। 20-30 साल के अंदर मर जाना है, कैसे जीना है वो आप देख लो। कोई पैसा काम नहीं आना, कोई ईगो काम नहीं आनी। तो जब तक है ठीक है, अपना मज़े से अपनी लाइफ को जियो, हेल्दी रहो, अपने दिमाग को अपग्रेड करो। देखो दिमाग अपग्रेड होगा, पैसा धक्के खा करके आपके पास आएगा। पहले पैसा आएगा फिर दिमाग अपग्रेड करोगे, तो जब पैसे ही आ जाएगा तो फिर दिमाग अपग्रेड क्यों करोगे। और बुढ़ापे में फार्म हाउस में कुर्सी डाल करके इजी चेयर पे बैठने वाला मेरा शौक नहीं है।
मैं अभी अपने फिट रहते हुए अभी अपनी इसी एज में से अपनी लाइफ को चलो। 2018 से मैंने अपने सारे बिज़नेस बंद कर दिए, सोल्ड आउट कर दिए, बंद कर दिए, और मैं उसके बाद से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। 5 बार नेपाल गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ कई बार, और इंडिया में मैंने ट्रैवलिंग करी है, काठमांडू से दिल्ली तक साइकिल चलाई है, कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल चलाई है, और भी गोवा के अंदर आया था तो 1000 किलोमीटर साइकिल चलाई थी गोवा के जंगल कटने के मोहल्ले प्रोटेस्ट के नाम पर। तो और आगे भी अगर ऐसा कुछ आएगा तो करूँगा, जब जो मन करेगा वो करूँगा, सिंपल सी बात है। तो फ्यूचर प्लानिंग मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। यहाँ पे गोवा को ही चुनने का क्या मकसद था ये भी आपको बता दिया। यात्रा मेरी जारी रहेंगी, अभी थोड़ी सी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, फाइनेंशियल भी कह सकते हैं, और दूसरा जो अभी जैसे कोविड का प्रोसेस है, ये सब चीज़ें हैं, तो वेट कर रहे हैं। देखो, कुछ गलत करने से अच्छा कुछ ना करना होता है। कुछ गलत करो, इससे तो बहुत अच्छा है कि कुछ ना करो, और राइट टाइम आने पर सही करो। राइट टाइम पे राइट स्टेप उठाओ, गलत टाइम पे सही स्टेप उठाने पे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये बातें कुछ समझ में आएंगी। नहीं समझ में आएंगी वीडियो से स्किप कर जाना। मेहनत करके इतने लंबे लंबे कमेंट लिखते हो तो कमेंट को रिस्पेक्ट के साथ लिखो, क्योंकि आपके कमेंट सिर्फ मैंने नहीं पढ़ने, मेरे अलावा दुनिया पढ़ेगी, तो उनके पास भी एक अच्छा व्यू जाएगा आपके तरफ से, मतलब उनको भी आपके महत्व मालूम पड़ेगा आपके उस कमेंट का। बाकी तो मोबाइल हाथ में है, कुछ भी लिख दो, किसी को पैसे तो लगने नहीं है उसमें। ओके, गुड बाय, थैंक यू।